लास्ट क्लास का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ मजीद हम आज की क्लास में रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं। देखें, लास्ट क्लास में हमने एनबीएफसी रेगुलेशन स्टार्ट किया था, और रेगुलेशंस में हमारे पास कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं जो कि रूल से कनेक्टेड है। तो अगर एनबीएफसी रूल्स में कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह रह गई हैं, वो आज इंशाल्लाह हम रेगुलेशन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी? हमने कहा यार रेगुलेशन है क्या। देखें, हमें कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस कुछ एक स्पेसिफिक बातें बताता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट के पास ये राइट है, एससीसीपी के पास ये राइट है, आपने एससीसीपी के पास जाना है। एनबीएफसी रूल्स आपको कुछ तरीके बताता है, और वो आपको क्या बताता है, वो आपसे कहता है कि भाई कंडीशन, पहले आप कुछ कंडीशंस होंगी उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, आप खुद फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा करें, आप मुझे एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन देंगे, फिर कंडीशन से कंप्लाई करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर आप जब एनबीएफसी बन जाएगी तो फिर उसके बावजूद कुछ कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। एक बड़ा जेनेरिक बात करता था, सही है। रेगुलेशन क्या है जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, कि हमारे पास जो रेगुलेशन है प्यारे बच्चों, वो बहुत स्पेसिफिक है। हमारे पास जो एनबीएफसी की रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे पास स्पेसिफिक है। और मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इसलिए है बिकॉज कुछ चीजें तो जनरल है। जनरल का मतलब कि वो हर किसी के ऊपर अप्लाई होंगी। किन किन के ऊपर अप्लाई होंगी, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि इन इन एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है, जो पार्ट टू है जनरल, ये इन इन के ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद ये जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन है, और उसमें से कुछ चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह उन चीजों को देखना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भाई ये जो पार्ट है, पार्ट टू, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये इन सब के ऊपर अप्लाई होगा। क्या मतलब इसका, कि इन सब ने ये 6 एनबीएफसी आपके सामने आ रही है, इन सब ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और अदर इलीगल ट्रेड, सही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन हमारे पास, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, एएमएल रेगुलेशंस भी है, उससे भी कंप्लाई करना है। और उसके अलावा कुछ एडिशन बातें की गई हैं, कुछ एडिशन बातें की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कस्टमर आपके पास आता है, ये एक यूनिट होल्डर आता है, आपसे कहता है कि मुझे आपके म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स खरीदने हैं। आपने उससे पैसे नहीं लेने, सही है, आपने उसकी ट्रू आइडेंटिटी देखनी है, आपने अपने सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स को अच्छा करना है, आपने ये इंश्योर करना है कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। 50,000 रुपए से ज्यादा आपने कैश को एक्सेप्ट नहीं करना। ये कुछ बातें थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कहा कि यार डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट होते हैं। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर कंपनीज एक्ट का ओवरव्यू लिया, और कंपनीज एक्ट के ओवरव्यू से हमें पता चला कि यार डायरेक्टर्स ईजीएम में अपॉइंट होते हैं। एजीएम के बाद एजीएम के बाद जब डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो वो 30 दिन में पूरी करनी होती है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव छोड़ के चला जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव को फारिग कर दिया जाए, तो 30 दिन के अंदर सारा प्रोसेस वही है। बस एक चीज ऐड है प्यारे बच्चों, वो एक चीज क्या ऐड है, किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जल्दी छेती छेती। अगर आप कोई डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करने जा रहे हैं, आपको किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत है। जबरदस्त, आपको एससीसीपी की अप्रूवल लेने की जरूरत है, सही है। अपॉइंटमेंट से पहले आपने एससीसीपी से अप्रूवल लेनी है। तो इसका मतलब है अपॉइंटमेंट से कुछ दिन पहले आपको एससीसीपी को बताना पड़ेगा कि मैं फला बंदे को अपॉइंट करने जा रहा हूं। तो हमने कुछ रेगुलेशन पढ़ी, प्रोसीजर फॉर अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी। इसके बाद हमें आज की क्लास में हमारा टारगेट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों है, ये आपने याद होगा, मैंने आपको एक जमाने में शेड्यूल 1 दिखाया था, जिसमें वो बता रहा था कि अगर आप लैंडिंग एनबीएफसी हैं, या आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं, या आप एसेट मैनेजमेंट सर्विस हैं, तो आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाए। इसके ऊपर एनबीएफसी रेगुलेशन ने एक तरीकेकार बताया है, और अगेन ये जनरल सेक्शन है। इसका मतलब है कि इन सारी एनबीएफसीज में इन सारी एनबीएफसी में अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो इसके ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट सर्विस है, यहाँ पे नहीं बताया गया होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, इस जनरल सेक्शन में इसको कवर कर दिया गया है। और कैसे होगा भाई, इसको देख लेते हैं।
An NBFC shall ensure the compliance with the following requirement while appointing the independent director on its board. Independent directors shall be selected from the data bank notified by the commission in accordance with section 166 of the Companies Act. इसका मतलब है कि आपने एक डेटा बैंक है, एक डेटा बेस है जहां पे नाम आ रहे होंगे, किसके नाम आ रहे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम आ रहे होंगे। आपने उस लिस्ट में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। ये वही चीज है कि अगर आप अभी आप डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लें आईकैप से या आईबीएस से, और अगर आप डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं तो एसईसीपी आपका नाम इस डेटाबेस में डाल देता है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। The independent directors shall be elected in the same manner as shareholder directors are elected in accordance with section 159 of the Companies Act. इसका मतलब क्या है कि इसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी? इसकी अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही होगी। मैंने दोनों सेक्शन लिख दिए, एक सेक्शन आपको 166 दिख रहा है और एक सेक्शन आपको 159 दिख रहा है। मैंने दोनों नोट्स में लिख दिए हैं, दोनों प्यारे बच्चों मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमारा कंपनीज एक्ट फिलहाल टारगेट नहीं है। हाँ, जब हम कंपनीज एक्ट में ये इंशाल्लाह सेक्शन पढ़ेंगे तो हमें उस वक्त हम ये देख लेंगे कि एनबीएफसी के लिए जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने जा रहे होंगे तो आपने इस चीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सिर्फ दो बातें करता है कि जी कौन होगा तो एक डेटाबेस है। डेटाबेस किसके हिसाब से बताया गया है? सेक्शन 166 के हिसाब से बताया गया है, आपने उसको सामने रखना है। प्लस उसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा, मैनर क्या होगा, वही मैनर्स होंगे जो कि सेक्शन 159 में बताया गया है कंपनीज एक्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने अपने नोट्स में दोनों सेक्शन को लिख दिया है, लेकिन इसको आज की क्लास में हमने कवर नहीं करा है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ डेफर्ड, ताकि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जब भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 में। अब ये पार्ट 3 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, ये पार्ट 3 किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? प्यारे बच्चों, ये अप्लाई हो रहा है हमारे पास, किसके पास? लैंडिंग एनबीएफसी। सही है, ये स्पेसिफिक पार्ट है। पार्ट 2 जनरल था, पार्ट 3 लैंडिंग एनबीएफसी है। मतलब यहाँ जितनी रेगुलेशंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल होंगी। अच्छा, अब है क्या, ये है क्या चीज? देखें, जाहिर सी बात है, अगर आप एक एनबीएफसी हो और अगर आप आगे पैसा लैंड कर रहे हो, लैंडिंग्स कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी बुक्स में एक लाइबिलिटीज भी आ रही होंगी। सही है, आपकी बुक्स में एक लाइबिलिटीज भी आ रही होंगी। वो लाइबिलिटी आप किस हद तक बढ़ा सकते हो? एग्रीगेट लाइबिलिटी excluding the contingent liability and security deposit of a non-deposit taking NBFC, ये सुनिएगा मेरी बात को। ऐसी एनबीएफसी है, जो कि नॉन डिपॉजिट है। नॉन डिपॉजिट का मतलब कि वो बैठ के पब्लिक से पैसा नहीं, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको प्रोहिबिट करता है कंपनी से कि आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में नहीं आता। सही है, आप बैंकों वगैरह से लोन ले सकते हो, ये नॉन डिपॉजिट टेक, ये डिपॉजिट चीजों में नहीं आता, आप ये काम कर सकते हो बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर मेरी बुक्स में जो लायबिलिटी आ रही है इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? क्या मैं जितना चाहे लोन ले लूं? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एसईसीपी ने आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी, लिमिट ऑन एग्रीगेट लायबिलिटीज ऑफ एन एनबीएफसी। एग्रीगेट लायबिलिटीज excluding the contingent liabilities and security deposit of a non-deposit taking NBFC shall not exceed 10 time of its equity। अब यहाँ पे बहुत सी जबरदस्त चीज प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे हमें हमें ये पता है ना नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो होगा जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। सही है, बैंक्स हमारे पास होगा, ये बैंक्स आपकी नॉन डिपॉजिट नहीं होती, बैंक्स आपके डिपॉजिट होते हैं, आपका कस्टमर का, आपका पब्लिक का सारा पैसा वो इकट्ठा करके बैठे होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्विटी क्या है। अगर हमें ये तीनों वर्ड्स क्लियर है प्यारे बच्चों तो हमें आगे आगे जाके थोड़ा सा इसको समझने में आसानी होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, इक्विटी। अगर मेरी इक्विटी 100 रुपए है तो बताएं मेरी लायबिलिटी, मेरी एग्रीगेट लायबिलिटी कितनी हो सकती है, जल्दी से बता दें। अगर मेरी इक्विटी 100 रुपए है तो मेरी एग्रीगेट लायबिलिटी कितनी हो सकती है बच्चों, जल्दी छेती छेती। मैं आपके सामने वापस से रेगुलेशन पढ़ लेता हूं। एग्रीगेट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी शैल नॉट एक्सीड 10 टाइम्स ऑफ इट्स इक्विटी। राजीव बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 10 टाइम्स का मतलब भाई मेरे पास कितनी एग्रीगेट लायबिलिटी हो सकती है, 1000। 1000 से ऊपर मेरी लायबिलिटी नहीं जा सकती। सुनिएगा, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, इसका मतलब है कि ये बैंक से लोन ले सकती है, ये बैंक वगैरह से लोन ले सकती है। बट अगर ये बैंक से लोन ले रही है तो ये 1000 से एक्सीड नहीं कर सकता। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज समझ आ गई। अब एक सवाल पैदा होता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इक्विटी क्या है, ये इक्विटी क्या है। अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे थे इक्विटी, और मैंने ये चीजें यहाँ पे लिख दी है, सही है। मैंने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है, मैंने इक्विटी डेफिनेशन एज पर एनबीएफसी रूल, सही है। एनबीएफसी रेगुलेशन में हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, एनबीएफसी रेगुलेशन में इक्विटी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज एनबीएफसी रूल्स में डिफाइंड है। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, इसके ऊपर सवाल तक कर चुके हैं। मैं आपके सामने, हम यहां से लेके यहां तक पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर सवाल भी कर चुके हैं। मैं फिर भी आपके सामने एक बार वापस रीड कर देता हूं। इक्विटी इंक्लूड्स पेड अप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मेक सेंस, प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, पढ़ लिया था। जनरल रिजर्व्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व्स फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बिकॉज एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो आपके इक्विटी को माइनस कर देते, तो ये आपने माइनस करना है, सही है। क्या चीजें खतरनाक आ रही है, क्या चीजें खतरनाक खतरनाक आ रही है? सब ऑर्डिनेटेड लोन। सब ऑर्डिनेटेड लोन की वैसे जो नेचर है प्यारे बच्चों, वो नेचर किस तरह की होती है? वो नेचर लायबिलिटी नेचर होती है। लेकिन एनबीएफसी कह रहा है, एनबीएफसी कहां लिख रहा है उसको? एनबीएफसी इक्विटी का पार्ट बना रहा है। सारे वर्ड क्लियर है, हम सबको इक्विटी के डेफिनेशन बताया, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, इशू बोनस शेयर्स, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, हम सबको पता है इक्विटी का पार्ट है। मुश्किल चीज क्या है? मुश्किल चीज ये है कि सब ऑर्डिनेटेड लोन को भी इक्विटी का पार्ट लिया हुआ है। अगर सब ऑर्डिनेटेड लोन को इक्विटी का पार्ट लिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम ये पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर कहता क्या है। वो सब ऑर्डिनेटेड लोन से रिलेटेड रेगुलेशन सब 2 में बताता है, अ लोन में बी क्लासिफाइड एज सब ऑर्डिनेटेड लोन इफ इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आप इन कंडीशन से कंप्लाई कर जाते हो तो ये सब ऑर्डिनेटेड लोन की डेफिनेशन पूरी कर जाएगा, और जब सबऑर्डिनेट लोन की डेफिनेशन पूरी कर जाएगा तो आप उसको इक्विटी का पार्ट ले सकते हो, सही है। इसको पढ़ते हैं। अ लोन में बी क्लासिफाइड एज अ सबऑर्डिनेट लोन इफ इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन, अ सबऑर्डिनेट लोन कैन बी रेज्ड फ्रॉम एनी पर्सन प्रेफरेबली फ्रॉम द स्पॉन्सर्स। जाहिर सी बात है यार, जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे वही पैसा लगाएंगे। सब ऑर्डिनेटेड लोन हम सबको पता है ना, कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, कुछ भी हो गया, सबसे एंड में जाके ये लोन सेटल होगा, सबसे एंड में जाके ये लोन सेटल होगा, सही है। तो ऐसा लोन कौन देगा भाई? जाहिर सी बात है, जिसकी कंपनी है, जो स्पॉन्सर्स है, वही लोन देंगे। सब ऑर्डिनेटेड लोन कैन बी रेज्ड फ्रॉम एनी पर्सन प्रेफरेबली फ्रॉम स्पॉन्सर्स। अच्छा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सब, अच्छा लोन है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेट भी होगा। इफ एनी शैल बी डिसाइडेड बाय द एनबीएफसी सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। आप जो सब लोन के ऊपर रेट लेंगे, उस रेट के ऊपर आपने किससे क्लियरेंस लेनी है? आपने एससीसीपी से क्लियरेंस लेनी है। अगर आप एससीसीपी से क्लियरेंस ले लेते हैं, ये सब ऑर्डिनेटेड लोन के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। neither the interest nor the principal shall be paid even at the maturity if such payments would result in a non-compliance with the equity or capital adequacy requirement. कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट प्यारे बच्चों हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 में पढ़ा था, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। देखें, हमने लास्ट क्लास में एक चीज देखी थी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट है, सही है। अगर एक एसेट मैनेजमेंट सर्विस है तो उसकी मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट 200 मिलियन है। अगर आपने एक सबऑर्डिनेटेड लोन लिया हुआ है प्यारे बच्चों, और अगर आप उसको रीपे कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसको फाइनेंस कॉस्ट को अगर आप रीपे कर रहे हैं, और रीपे करने से अगर ये रेशियो या तो खराब हो जाए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो खराब हो जाए, या आपका मिनिमम इक्विटी कम हो जाए,
अगर मिनिमम इक्विटी कम हो जाए प्यारे बच्चों, इस केस में आपको एससीसीपी मना कर सकता है कि चूंकि ये लोन है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत आपने उसको रीपे करना है, इंटरेस्ट मेच्योर हो चुका है, आपने उसको रीपे करना है। लेकिन एससीसीपी आपको लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, लीगल ऑब्लिगेशन के बेसिस पे आपको मना कर सकता है कि आप ये पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपके पास जो आपकी जो मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट है वो देखे ना, अगर ये इक्विटी का पार्ट है प्यारे बच्चों, अगर ये चीज इक्विटी का पार्ट है और जब ये कम होता रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी इक्विटी भी, मिनिमम इक्विटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये वही चीज है प्यारे बच्चों की, कंपनी है, उस कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया हुआ है, उसके पास प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों डिविडेंड नहीं दे सकते? बिकॉज उसके इक्विटी रिक्वायरमेंट का मसला है। सेल बैंक के आप अकाउंट्स देख लें, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि जी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज आपका तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं है, आपकी तो मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? Subordinated loan shall be unsecured and subordinated to all other indebtedness including the deposit। सही है? ये सबऑर्डिनेटेड लोन है, इसकी वैल्यू सबसे नीचे होगी, इसकी हैसियत सबसे नीचे होगी, बाकी लोन की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगी। सबऑर्डिनेटेड लोन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट की डेफिनेशन प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कैश भी आता है, इसके अंदर गोल्ड भी आता है, इसके अंदर सिक्योरिटीज वगैरह भी आ रही होती है। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं। ऑडिटर सर्टिफिकेट एविडेंस इंजेक्शन ऑफ फंड्स इनटू एनबीएफसी एज अ सबऑर्डिनेटेड लोन। आपको अपने ऑडिटर से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इट मींस किसी भी ऑडिटर से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हाँ स्पॉन्सर्स ने इतने पैसे कैश की सूरत में या लिक्विड एसेट की सूरत में कंपनी में इंजेक्ट कर दिए। मिनिमम टेन्योर ऑफ द सबऑर्डिनेट शैल बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड। prior approval of the commission is required for the repayment of subordinated loan। प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एंड का वर्ड यूज हो रहा है, एंड का वर्ड यूज हो रहा है मतलब जब जब ये सारी कंडीशन, ऑल कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो ये किस में क्लासिफाई कर जाएगा? ये सब ऑर्डिनेटेड लोन में क्लासिफाई कर जाएगा। और जहां ये सब ऑर्डिनेटेड लोन में क्लासिफाई कर जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको आप किसका पार्ट बना सकते हो? इसको आप इक्विटी का पार्ट बना सकते हो। क्या क्लियर है हम यहाँ तक? तो इन सारे नंबर्स को आपने ऐड करना है, इन सारे नंबर्स को आपने ऐड करना है। और इसमें हम ये भी पढ़ चुके थे, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, ट्रेजरी स्टॉक्स, इंटेंजिबल एसेट, डेफर्ड टैक्स, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इक्विटी। इसको हम इक्विटी में पार्ट नहीं बनाएंगे। तो फिर फाइनल आपके पास जो भी नंबर आता है, लेट से 100, तो इसका मतलब है आपकी जो एग्रीगेट लायबिलिटी होगी वो 1000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इस 1000 के अंदर आपने लायबिलिटी को शामिल करना है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और डिपॉजिट्स को शामिल नहीं करना है। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? अच्छा, अब एक छोटा सा मसला है प्यारे बच्चों, और छोटा सा मसला ये है कि आपको उसने लिमिट तो बता दी है। किस चीज की लिमिट बता दी है? आपको लिमिट बता दी है एग्रीगेट लायबिलिटी की, सही है। लेकिन हम सबको आईएफआरएस का आइडिया है, और आईएफआरएस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट किस चीज का होता है? वो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का। और चूंकि ये कॉन्टेंजेंट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कल को शायद क्या बन सकती है? कल को शायद ये लायबिलिटी भी बन सकती है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी की इक्विटी 100 रुपए की है, तो एग्रीगेट लायबिलिटी के लिए उसके पास लिमिट कितनी है? उसके पास लिमिट 1000 की है, ठीक है। लेकिन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्रीगेट लायबिलिटी आ कितने की रही है? 900 की आ रही है। तो ये कंप्लाइड है। लेकिन अगर उसकी बुक्स में कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी लेट से 1200 की आ रही है, 1200 की आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि जी एक एक बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है, और अगर ये बन के कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कल को लायबिलिटी बन गई तो फिर कंपनी नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। इसलिए एससीसीपी ने क्या करा? एससीसीपी ने इस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी के ऊपर भी एक लिमिट लगा दी है, इस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी के ऊपर भी एक लिमिट लगा दी है। और वो लिमिट कैसे बताइए? वो लिमिट कुछ इस तरीके से बताइए प्यारे बच्चों,
मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, एग्रीगेट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी शैल नॉट एक्सीड 10 टाइम ऑफ इट्स इक्विटी। मेक सेंस? ये वाली चीज जो हमने यहाँ लिखी, एक्सक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की लिमिट क्या होगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ एन एनबीएफसी शैल नॉट एक्सीड द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बिलो। और वो क्या लिमिट है भाई? डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। हमने पढ़ा था कि जी एनबीएफसी में जब हम कंडीशंस की बात कर रहे थे कि आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जिसको एसईसीपी ने अप्रूव करा है, उससे आपने क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या रेटिंग्स है? हमारे पास डबल ए एंड अबव, ये अच्छी रेटिंग कहलाती है, ये अच्छी रेटिंग कहलाती है। उसके बाद ए माइनस टू ए प्लस, ये थोड़ी सी मुनासिब कहलाती है। ट्रिपल बी थोड़ी सी खराब कहलाती है। तो जैसे जैसे आपकी रेटिंग खराब होती रहेगी, आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की लिमिट भी क्या होती रहेगी प्यारे बच्चों? कम होती रहेगी। जैसे जैसे आपकी रेटिंग की लिमिट, रेटिंग की क्वालिटी नीचे आती रहेगी, आपकी लिमिट भी नीचे आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डबल एंड अबव एक अच्छी रेटिंग है, तो वो कहता है 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी तक आप अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। ए टू ए प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी। अच्छा, हम सबको पता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है ना। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स वाले ने एक केस फाइल कर दिया आपके ऊपर, सही है। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली एलसीज इशू कर रहे होते हो, एलजीज इशू कर रहे होते हो। आपकी बुक्स में ना वो एसेट आ रहा होता है ना लायबिलिटी आ रही होती है, लेकिन वो एक कमिटमेंट होती है आपकी। वो चूंकि कमिटमेंट होती है तो वो आपके पास एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नीचे शो हो रही होती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे कहता है provided that following shall not constitute the contingent liability। अच्छा, contingent liability की डेफिनेशन तक बताई गई है, सही है, एनबीएफसी रेगुलेशन। और ये वही डेफिनेशन है जो कि हम आईएफआरएस में पढ़ते हैं, सही है। ये आईएस 37 की डेफिनेशन है। Contingent liability means a possible obligation that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the entity। तो हमारे पास चीजें तो वही आ रही है, सही है। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। The amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability and includes letter of credit, letter of guarantee, bid bonds और performance bonds, advance payment guarantee and underwriting commission। सही है, इसने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। यहाँ पे वो आपसे एक बात कहता है, और वो आपसे कहता है provided that the following shall not constitute the contingent liability for the purpose of this regulation। इस लिमिट को निकालने के लिए, अच्छा ये आईएफआरएस के हिसाब से, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी हो रही होंगी कमिटमेंट के नाम पे, लेकिन इस रेगुलेशन के हिसाब से लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए इसको आप तस्वुर ना करिएगा। नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय द लिक्विड एसेट। नॉन फंड बेस्ड पता है हमें? फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हैस्कॉल को लोन दिया हुआ है। हैस्कॉल को जो ये लोन दिया हुआ है और ये जो पैसा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है फंड बेस्ड, सही है। लेकिन अगर इसी हैस्कॉल ने कोई प्लांट इंपोर्ट करना है, कोई 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 रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है या ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना है, तो वो एक एलसी खुलाएगी। जब एलसी खुलाएगी तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टेक्निकली कोई पैसे नहीं दे रहा है उसको, सही है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ सामने वाली पार्टी के बैंक को ये गारंटी दे रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, सही है, मैं दे दूंगा, तो मेरी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। ये जो कहलाती है एलसीज, ये नॉन फंड बेस्ड कहलाती है। अगर नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय द लिक्विड एसेट, अगर हैस्कॉल ने अपना बैंक अकाउंट गिरवी रखवाया हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, तो इसका मतलब यह है कि जी चूंकि ये है तो नॉन फंड बेस्ड और ये आईएफआरएस के हिसाब से कमिटमेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन इसको इस लिमिट के लिए आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अ नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस वेयर द पेमेंट इज गारंटीड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। भाई पीएसओ कतर से एलएनजी इंपोर्ट करता है। जब एलएनजी इंपोर्ट करता है तो पीएसओ ने पीछे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से एलसी खुलवाई भी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलसी इशू करी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है भाई इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पीछे फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी प्रोवाइड की हुई है कि आप एलसी खोल के दो उसको, मैं गारंटी देती हूँ कि कल कोई डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगी। ये आईएफआरएस के हिसाब से, ये एनबीएफसी रेगुलेशन में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, ये कमिटमेंट है, लेकिन लिमिट के पर्पस के लिए आप इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी तस्वुर नहीं करेंगे। बच्चों के यहां तक क्लियर है हम सारे? नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस where the payment is guaranteed by the federal government, provincial government, financial institution rated AA by a credit agency registered with the commission and
claims other than those related to provision of finance, fund based or non fund based, to the NBFC constitutes where the probability of the conversion of these claims into liability is remote in view of the auditor. अब ये उसने एक ऐसी बात कर दी जिसका कोई सेंस बनता नहीं है प्यारे बच्चों। अगर एक लायबिलिटी है आपकी, एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, और उसके अगर चांसेस रिमोट हैं, तो वो तो वैसे भी आईएफआरएस के हिसाब से आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं कहलाती। सही है, उसको तो डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ऑल्दो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है लेकिन डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है जिसके चांसेस ऑफ पेमेंट बहुत बहुत रिमोट है, कहीं से लगता ही नहीं है कि आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, इस केस में प्यारे बच्चों, इस केस में अगर आपका ऑडिटर इस चीज को सर्टिफाई कर दे तो इसको भी आप लिमिट पर्पस के लिए आप नहीं करेंगे। क्लियर हो गए हम सारे यहां तक प्यारे बच्चों? अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी कोशिश करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, इक्विटी अगर हमारे पास 100 रुपए, सही है, तो मेरे पास एग्रीगेट लाइबिलिटी लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी आ रही है? 900 रुपए। ठीक हो गया? क्या मैं कंप्लाइंट हूं बच्चों? छेती छेती, क्या मैं कंप्लाइंट हूं? अच्छा, एग्रीगेट लाइबिलिटी में प्यारे बच्चों, मेरे पास एक डिपॉजिट का अमाउंट आ रहा है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह होता है। सही है, मैंने के इलेक्ट्रिक को दिया हुआ है, मैंने एसएचजीसी को दिया हुआ है, मैंने मुफाप को दिया हुआ है, मैंने एनसीसीपीएल को दिया हुआ है। इसकी अमाउंट 50 रुपए। क्या इसको एग्रीगेट लाइबिलिटी का पार्ट बनाऊंगा? आईएफआरएस के हिसाब से लाइबिलिटी है, लेकिन लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं इसको पार्ट बनाऊंगा? नहीं सर, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक हो गया? तो मेरे पास क्या अमाउंट आई? एग्रीगेट लाइबिलिटी मेरे पास आई फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट, कितनी आई प्यारे बच्चों? ₹850। अच्छा, अब ये जो मेरे पास 850 रुपए की लिमिट है प्यारे बच्चों, जो मेरे पास 850 रुपए की लिमिट है, क्या मैं कंप्लाइंट हूँ? बिल्कुल कंप्लाइंट हूँ, बिकॉज इक्विटी का 10 टाइम्स तक मेरी एग्रीगेट लायबिलिटी हो सकती है, जो कि कितनी है? जो कि 1000 रुपए। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। मेरे पास 1000 रुपए की आ रही है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, सही है। अच्छा, आप ये कहेंगे अच्छा इक्विटी कितनी है? इक्विटी 100 रुपए की है, और मैं आपसे एज्यूम करता हूं कि अब आप मुझसे एक चीज पूछेंगे, सर रेटिंग क्या है? मैं कहता हूँ रेटिंग मेरी डबल है माइनस एंड अबव है। सही है, बेहतरीन रेटिंग है मेरी, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स। इसका मतलब है 2 टाइम्स। तो मेरे पास कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी में लिमिट कितनी हो गई? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास लिमिट हो गई ₹200। क्या मैं नॉन कंप्लाइंट हूं प्यारे बच्चों? क्या मैं नॉन कंप्लाइंट हूं? हाँ जी, जल्दी छेती छेती प्यारे बच्चों, क्या मैं नॉन कंप्लाइंट हूँ? मैं सर, आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि सर इस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का ब्रेकअप तो बताए ना मुझे, इस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का ब्रेकअप तो बताए। मैं आपसे कहता हूं इसमें से 1000 रुपए में से एलसी 600 रुपए की है, एलजी 400 रुपए की है, ये मेरे पास ब्रेकअप आ रहा है। सही है, एलसी 600 रुपए की है, एलजी 400 रुपए की, ये ब्रेकअप आ रहा है। आप कहेंगे सर मुझे इस एलसी का भी मजीद ब्रेकअप बताएं। क्या मतलब भाई, इस एलसी का भी मजीद ब्रेकअप बताएं? मैं कहता हूं यार, इस एलसी में मेरे पास लिक्विड एसिड से जो कंफर्म्ड हो रहा है, जो लिक्विड एसिड से कंफर्म्ड हो रहा है, जो लिक्विड एसिड से मेरे पास गारंटीड पड़ा हुआ है, वो कितना है? वो 200 रुपए। क्या ये 200 रुपए को है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की, लेकिन क्या मैं उसको पार्ट बनाऊंगा प्यारे बच्चों? क्या मैं उसको कंटिजेंट लायबिलिटी की लिमिट के लिए करूंगा इंक्लूड? नहीं सर, मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। अच्छा, एक और सवाल प्यारे बच्चों, एक और सवाल। अगर मैं आपसे कोई 600 रुपए में से, इस 600 रुपए में से फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कितने रुपए की? 100 रुपए की। क्या मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा? नहीं सर, मैं इसको भी इंक्लूड नहीं करूंगा। सही है, बाकी बचे 300 रुपए, और ये 300 रुपए ना लिक्विड एसिड से कवर्ड है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है। हाँ सर, ये 300 रुपए को आप कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनाएंगे, सही है, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और लेट से ये 400 रुपए जो मेरे पास है लेटर ऑफ गारंटी, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं और सेम चीज 400 रुपए में भी चेक करूंगा, लिक्विड एसिड्स कितना है, फेडरल गवर्नमेंट से गारंटी कितनी है, अगर ये मिला के 700 रुपए बन रहा है प्यारे बच्चों, तो मेरे पास लिमिट कितनी थी?
मेरे पास कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की लिमिट तो 200 थी, इसका मतलब है मैं नॉन कंप्लायंस कर चुका हूँ। नॉन कंप्लायंस करने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि जब मेरे पास हैस्कॉल आया या मेरे पास पीएसओ आया या कोई भी आया कि एलसी खुलवा दो या एलजी खुलवा दो, मैं उसको एलसी या एलजी इशू नहीं कर सकता था अनलेस मैं उससे लिक्विड एसिड पकड़ लेता या फेडरल गवर्नमेंट की कोई गारंटी पकड़ लेता। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, अगली चीज क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। सही है, मैंने नीचे बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी लिख दिया है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी हमारे पास 21 था जो कि कहता था कि रिजर्व फंड क्रिएट करना है। सही है, तो मैंने लिंकिंग के लिए दोनों चीजें एक जगह नोट्स पे समराइज कर दी है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड मीन अ डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी। ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था? नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट के लिए। और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? अ डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी shall create a reserve fund where at least 20% of the after tax profit after tax का कितना परसेंट? 20% of the NBFC shall be credited till the time that the reserve fund equals the amount of the paid up capital of the NBFC। इक्विटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल। इक्विटी का एक कंपोनेंट होता है पेड अप कैपिटल। सही है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पेड अप कैपिटल प्यारे बच्चों, अगर आपका पेड अप कैपिटल लेट से ₹100 है, सही है, तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% एक रिजर्व फंड में क्रिएट करना है, रिजर्व फंड में क्रिएट करना है। और जैसे ये रिजर्व फंड प्यारे बच्चों ₹100 तक पहुंच जाएगा, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगले साल आप रिजर्व फंड क्रिएट नहीं करेंगे। देयर आफ्टर and thereafter a sum of not less than 5% of its after tax profit shall be credited to the reserve fund। अगले सालों में फिर आप 5% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंक्लूड करते रहेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये एक रिजर्व फंड आपने क्रिएट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करें, कुछ पैसा आप अलग से रिजर्व फंड में क्रिएट कर दें। अगली चीज वो कहता है issuance of bonus shares may be made from the reserve fund after appropriation made under regulation 16। however the NBFC shall transfer further amount to the reserve fund in order to comply with the requirement of the regulation 6। for example मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। आपका पेड अप कैपिटल ₹100, ठीक है जी। आपका रिजर्व फंड 110 पे आ चुका है, ठीक है। आपका रिजर्व फंड 110 पे आ चुका है, ठीक है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्यारे बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका लेट से ₹300। मुझे पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कितना परसेंट मुझे रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% या 5%? जल्दी छेती छेती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% या 5%? छेती जल्दी। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 5% मैं रिजर्व फंड में क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो 300 का 5% मेरे पास कितना हो गया? ₹15। तो मैं ₹15 का एक और फंड क्रिएट कर लूंगा। कितने हो गए हमारे पास? ये ₹125 हो गए, ठीक है। क्यों? चूंकि मेरा फंड का बैलेंस, मेरे पेड अप कैपिटल से ज्यादा है, तो 5% की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, लेट से सारी कहानी 2021 की थी। 2022 में मैं कहता हूं कि मुझे इस ₹125 में से कुछ बोनस शेयर्स इशू करने हैं, तो मुझे एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि मैं यहां से माइनस कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स कितने के इशू करने हैं, कितने का रिजर्व बनाना है? लेट से 45 का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रिजर्व फंड का बैलेंस कितना हो गया? अब रिजर्व फंड का बैलेंस कितना हो गया? अब रिजर्व फंड का बैलेंस 80 हो गया। 125 में से आपने 45 माइनस कर दिया, कितना बैलेंस हो गया? 80। प्यारे बच्चों मुझे बताएं अब मुझे इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कितना परसेंट रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा? जल्दी छेती छेती। अब ये चूंकि बैलेंस मेरा ₹100 से कम हो चुका है, पेड अप कैपिटल से कम हो चुका है, अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% रिजर्व फंड में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? यही बात वो कहता है जिसको मैंने आपको इलस्ट्रेशन उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया। अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड wherein at least 20% of the after tax profit of the NBFC shall be credited till the time that the reserve fund equal to the amount of the paid up capital of the NBFC and thereafter a sum not less than 5% of its after tax profit shall be credited to the reserve fund।
issuance of bonus shares may be made from the reserve fund. मैंने जिस तरह को नीचे 45 का अमाउंट शो करा जो 45 में माइनस करे after appropriation made under Regulation 16. However, the NBFC shall transfer further amount to the reserve fund in order to comply with the requirement of Regulation 16. तो इसका एक मतलब तो ये हो गया प्यारे बच्चों, अगले साल मुझे 20% से करना पड़ेगा, और चूंकि ये 80 रुपए से कम हो चुका है प्यारे बच्चों, तो मुझे मजीद अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट से इस फंड में कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि मैं 100 रुपीज पे वापस आ जाऊं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ तक? तो बच्चों आज की क्लास में हमने जर्नल सेक्शन पढ़ा। एक सेकंड। आज की क्लास में हमने जर्नल सेक्शन पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने इसका पढ़ा, और इसकी सारी चीजें कंपनीज एक्ट से लिंक्ड है, तो टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ेंगे। सेकंड चीज हमने एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ा लैंडिंग एनबीएफसी का, और लैंडिंग एनबीएफसी में इंपॉर्टेंट चीज ये थी लिमिट क्या होनी चाहिए, जो कि आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो पैसा तो आपके पास आ नहीं रहा होगा, तो आपने इक्विटी लगाई होगी, तो इक्विटी का कितना परसेंट तक आपकी लायबिलिटी रह सकती है। सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटी बन जाए तो उसके ऊपर भी मुझे लिमिट बता दी गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हमने रिजर्व फंड पढ़ा कि रिजर्व फंड भी क्रिएट करना होगा, किसको? डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी, जहां पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप बैंक वाले ही काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी रिजर्व फंड की रिक्वायरमेंट होती थी। सेम रिक्वायरमेंट प्यारे बच्चों यहाँ पे भी कि आपने एक रिजर्व फंड क्रिएट करना होगा। क्लियर हम सारे यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? ये नोट्स मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपने कंपनीज एक्ट में अगर आप जो आपके पास किताब है अगर आप उसे रिवाइज करेंगे, एग्जैक्टली यही चीज है प्यारे बच्चों, कोशिश करिएगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो चीजें मैंने लिंक करी है उसको देख लीजिएगा, साइमल्टेनियसली आप बैंकिंग ऑर्डिनेंस को भी देख लीजिएगा, ये पढ़ चुके हैं, हाथ के हाथ इसकी लिंकिंग हो जाएगी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद सेक्शन पढ़ते हैं और कुछ पास पेपर्स करते हैं प्यारे बच्चों। जब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।